Hi guys and welcome to our today's video in which we are going to discuss our remaining chapter number 3 which is synthetic fibers and natural fibers. So our next topic is synthetic fibers and plastics है इस chapter का नाम. Okay, so our next topic is blended fibers. ठीक है, तो अभी आपने कभी सोचा कि हमें blended fibers की ज़रूरत ही क्यों है? तो देखो blended fibers ना क्या होते हैं. blended fibers एक या फिर दो या फिर 3 फाइबर्स को आपस में मिक्स करके बनाए जाते हैं. ठीक है, तो अभी मतलब फाइबर्स को मिक्स करके क्या होता है ना, देखो अभी मान लो अगर मुझे एक्रिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए. ठीक है, एक किसी भी फाइबर में मुझे एक्रिलिक की कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए एंड साथ में पॉलिएस्टर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, दोनों को ब्लेंड कर दूँगी. तो उससे क्या बन जाएगा, एक ब्लेंडेड फाइबर बन जाएगा जिसमें दोनों के गुण होंगे, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. ठीक है, यहाँ पे भी यहीं पे भी वही लिखा हुआ है कि दे हैव बीन डेवलप्ड टू कैटर स्पेसिफिक नीड्स बाय combining the attributes of different fibers to achieve a desired outcome. तो अभी जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो कॉटन से बने होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है, पहनने के लिए, बट दे श्रिंक ऑन बीइंग वॉश्ड एंड रिंकल ईजिली. अभी जो फाइबर्स होते हैं कॉटन के ऑब्वियसली वो कंफर्टेबल होते हैं पहनने में, बट क्या होता है जब आप उनको वॉश करते हो तो वो श्रिंक कर जाते हैं और उनमें सिल्वरटी भी जल्दी पड़ जाती हैं. ऑन द अदर हैंड फैब्रिक्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर आर रिंकल रेजिस्टेंस एंड दे डू नॉट गेट श्रंक ऑन बीइंग वॉश्ड बट दे आर नॉट एज कंफर्टेबल एज कॉटन फाइबर्स टू वियर. अभी अगर हम दूसरे साइड में देखें तो पॉलिएस्टर क्या है, वो ना ही तो श्रिंक करता है ना ही उसमें सिल्वरटी आसानी से पड़ती हैं, बट वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है वियर करने में एज कम्पेयर टू कॉटन फैब्रिक्स. So, however, blending cotton and polyester fibers creates a material that is comfortable, resistant to wrinkles and it does not shrink after getting washed. तो यहाँ पे भी वही लिखा गया है. तो इसका क्या सोल्यूशन है कि कॉटन एंड पॉलिएस्टर को कंबाइन करके एक न्यू फैब्रिक बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लेंडेड फैब्रिक, एंड उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. ठीक है, सो सम ऑफ द ब्लेंडेड फाइबर्स आर डिस्कस्ड हियर. तो थोड़े से ब्लेंडेड फाइबर्स यहाँ पे नीचे पॉइंट्स में डिस्कस किए हुए हैं. तो जो टेराइलिन होते हैं एंड कॉटन ब्लेंड विच इज़ पॉपुलर नोन एज टेरिकोट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स. ठीक है, टेराइलिन को एंड कॉटन को आपस में ब्लेंड करके एक फैब्रिक बनाया जाता है जिसका नाम है टेरिकोट, जिसको ड्रेसिंग में यूज़ किया जाता है या फिर ड्रेसिंग मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है. देन द नेक्स्ट वन इज द टेराइलिन एंड वूल ब्लेंड इज नोन एज टेरी वूल. कि टेराइलिन एंड वूल को आपस में ब्लेंड करके क्या बनता है, टेरी वूल बनता है, जिसको एक सब्सटीट्यूट की तरह यूज़ किया जाता है फॉर कॉस्टली वुलन क्लोथ. ठीक है, कि अगर कोई ज़्यादा महंगा वुलन क्लोथ होगा तो इसकी जगह पे टेरी वूल को यूज़ किया जा सकता है. सो शर्ट मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर एंड कॉटन ब्लेंड इज मोर क्रीज रेजिस्टेंस देन अ शर्ट मेड फ्रॉम 100% कॉटन. ठीक है, तो अभी अगर हम लोग पॉलिएस्टर एंड कॉटन को ब्लेंड करेंगे तो उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे एंड वो ज़्यादा डिज़ायरेबल होगा. ठीक है, यहाँ पे वही लिखा गया है, इज़ मोर क्रीज रेजिस्टेंस देन 100% कॉटन क्लोथ. Let us move on to the next point, which is that jeans made from cotton and lycra blend are more comfortable, stretchable and gives better fit than cotton jeans. तो cotton and lycra को combine करके jeans बनाई जाती हैं जो comfortable होती हैं, stretchable होती हैं. ठीक है, and ज़्यादा मतलब पहनने में desirable होती हैं and ज़्यादा अच्छे से fit होती हैं cotton jeans के बराबरी में. ठीक है, सो एक्रिलिक एंड वूल ब्लेंड ट्राउजर्स आर लेस एक्सपेंसिव देन 100% वूल ट्राउजर्स. कि एक्रिलिक एंड वूल को ब्लेंड करके जो पैंट्स बनाए जाती हैं, जो ट्राउजर्स बनाए जाते हैं, वो 100% वूल ट्राउजर्स से चीप होते हैं एंड मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़े से ज़्यादा देते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ फैब्रिक. सो लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एक्टिविटी हाउ टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स. तो अभी हम लोग एक एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं जिसमें हमें बताया गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स को हम लोग मतलब कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम फाइबर्स में. ठीक है, सो वी नीड अ कैंडल, अ पेयर ऑफ टोंग्स, मैच बॉक्स एंड सैम्पल्स ऑफ कॉटन, रेयॉन, सिल्क, वूल, लाइन ऑन पॉलिएस्टर, एक्रेलिक फाइबर्स. तो अभी इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, अभी ये एक्टिविटी ना लैब में करने वाली है. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक कैंडल चाहिए, पेयर ऑफ टोंग्स, चिमटा जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, चिमटा चाहिए हमें, देन एक मैच बॉक्स चाहिए, माचिस चाहिए, देन हमें कॉटन चाहिए, देन रेयॉन चाहिए, सिल्क चाहिए, वूल, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक फाइबर्स. नाउ टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ फैब्रिक. यार्न मतलब थोड़ा सा पीस ले लो उस फैब्रिक से एंड होल्ड वन एंड ऑफ द यार्न यूजिंग टोंग्स एंड बर्न द अदर एंड विद द हेल्प ऑफ अ बर्निंग कैंडल. तो अभी क्या करोगे आप,
टोंग से चिमटे में उस थोड़े से कॉटन क्लॉथ को फंसा लोगे, देन उसको कैंडल के नियर लेके जाओगे एंड अभी जब भी वो बर्न करेगा तो हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अलग अलग अभी यहाँ पे दिए हुए हैं कि बर्न करने में अलग अलग फाइबर्स का या अलग अलग टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स का क्या रिएक्शन आता है, ठीक है, जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो कॉटन एंड रेयॉन को जब आप बर्न करोगे तो वो मतलब बड़ी आसानी से कैच कर लेंगे फायर को, बड़ी आसानी से वो जल जाएंगे एंड कंटिन्यू टू बर्न विद अ ब्राइट येलो फ्लेम, एंड वो मतलब जलते जाएंगे एक ब्राइट येलो फ्लेम के साथ। एंड उसकी मतलब स्मेल कैसी होगी, जब वो जल रही होगी तो उसकी कॉटन की या फिर रेयॉन की स्मेल होगी कि जैसे पेपर जलाया जा रहा है। देन उसका जो ऐश लास्ट में बच जाएगा वो लाइट फेदरी ऐश होगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा ऐश होगा। देन आवर नेक्स्ट फाइबर इज सिल्क एंड वूल। सो अभी जब हम इनफ्लेम करेंगे तो ये मतलब आसानी से आग नहीं लगती है इनको। देन टाइप ऑफ फ्लेम, इनका कौन सा टाइप का फ्लेम बनेगा, ये एक येलो फ्लेम के साथ बर्न होंगे एंड ये मतलब जल्दी ही बुझ जाएंगे, बर्न नहीं करते, ठीक है, मतलब जल्दी ही बुझ जाएंगे। सो इनकी स्मेल कैसी होगी, इट विल स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, ठीक है, उसकी स्मेल ऐसे होगी जैसे कोई बाल जला रहा है। अभी ऑब्वियसली बाल जलाने की स्मेल तो हमें पता नहीं है, बट फिर भी बाल जलने की स्मेल आएगी। सो ब्लैक क्रशेबल बीट, तो उसकी ऐश कैसी होगी, जो लास्ट में उसका बच जाएगा वो कैसा होगा, वो एक बीड की तरह होगा, ठीक है, ब्लैक बीड की तरह। देन आवर नेक्स्ट फाइबर इज़ नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। तो अभी इनफ्लेम होने पे वो क्या रिएक्शन देता है, वो भी फायर कैच नहीं करता है एंड मेल्ट हो जाता है, ठीक है। नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक फायर को कैच नहीं करते हैं एंड ईजिली बर्न हो जाते हैं। देन टाइप ऑफ फ्लेम, कौन सी फ्लेम जलती है, श्रिंक्स अवे फ्रॉम फ्लेम्स एंड बर्न्स विद स्प्लटरिंग, ठीक है, मतलब वो श्रिंक होने लगती है, जैसे जैसे वो जलती है वो श्रिंक होने लगती है। स्प्लटरिंग मतलब बहुत ही हल्के हल्के, ठीक है, मतलब थोड़ी सी चिंगारी जैसा रिलीज़ करता है। नो डिफाइनाइट स्मेल, कि इसकी स्मेल मतलब कोई भी डिफाइनेट नहीं है, किसी भी टाइप की स्मेल इसकी आ सकती है। देन इसमें जो लास्ट में ऐश बचेगा वो कैसा होगा, वो हार्ड होगा एंड क्रशेबल बीट की तरह होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे ब्लैक क्रशेबल बीट लिखा हुआ है, यहाँ पे हार्ड अनक्रशेबल बीट लिखा हुआ है। अनक्रशेबल मतलब जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको आप क्रश नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन में क्या निकलता है कि हम फाइबर्स को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बर्निंग टेस्ट के द्वारा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, के सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो जल्दी टूटते नहीं हैं, हेंस दे कैन विथस्टैंड हैवी लोड्स ईजिली, ठीक है, इसलिए जो हैवी लोड्स वगैरह होते हैं वो ईजिली उठा सकते हैं। देन आवर सेकेंड पॉइंट इज़ दैट मेंटेनेंस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स इज हेजल फ्री एज दे डू नॉट रिंकल ईजिली, ठीक है, मतलब सिंथेटिक फाइबर्स की ज़्यादा ऐसे मेंटेनेंस वगैरह नहीं करना पड़ता है, जल्दी आयरन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसमें सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ दैट दे कैन ईजिली रीगेन देयर ओरिजिनल शेप, कि वो अपनी ओरिजिनल शेप पे आसानी से आ जाते हैं, ठीक है। हेंस दे ऑफर एन अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन टू द वियरर्स ऑफ दिस क्लोथिंग, इसीलिए जो भी इनको पहन रहा है वो कैसे भी मूव कर सकता है। देन और नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि वो सॉफ्ट होते हैं एंड इजीली स्ट्रेचेबल होते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ कि ये मतलब टिकाऊ होते हैं एंड थोड़े से कम एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। दैन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, के सिंथेटिक फाइबर्स की डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, नुकसान क्या क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मॉइस्चर को ईजिली अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसीलिए अगर हम इन्हें समर में पहने तो ये मतलब काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज ये हमारे बॉडी स्वेट को ऑब्जॉर्ब नहीं करते, हमारे ये पसीने को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं जल्दी। देन द सेकेंड वन इज़ दैट दे कैन कैच फायर ईजिली, वो आसानी से आग को पकड़ सकते हैं, ठीक है, एंड दे कैन नॉट बी आयरन ईजिली एज ए मेल्ट वेरी क्विकली, एंड उनको मतलब प्रेस भी नहीं किया जा सकता है, उनको आयरन भी नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये मेल्ट हो जाते हैं जल्दी ही। सो नाउ डेज these synthetic fibers of polymers have and become an integral part of our lives, कि आजकल के ज़माने में सिंथेटिक फाइबर्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया हमारे लाइफ का। एंड हिस्ट्री ने आयरन एज देखा, ठीक है, ब्रॉन्ज एज देखा, कॉपर एज देखा। अभी अगर हम आज के ज़माने की बात करें एंड आज के ज़माने में हम लोग पॉलीमर्स का एक्सटेंसिव यूज़ देखें, जिसको हम लोग प्लास्टिक्स बोलते हैं, तो मतलब
आज की एज को प्लास्टिक एरा या फिर प्लास्टिक एज बुलाना गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टिक्स के बारे में कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं। सो द वर्ड प्लास्टिक वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस। तो प्लास्टिक वर्ड कैसे ओरिजिनेट हुआ, इसको एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो है प्लास्टिकोस, जिसका क्या मतलब है, एबल टू बी मोल्डेड, ठीक है। सो प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक पॉलीमर दैट कैन बी मोल्डेड और शेप इनटू एनी फॉर्म। तो प्लास्टिक एक ऐसा सिंथेटिक पॉलीमर है जिसको किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, ठीक है, और किसी भी फॉर्म में बदला जा सकता है। तो आगे प्लास्टिक्स की क्या क्या टाइप्स होते हैं या फिर प्लास्टिक्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है। सो डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज प्लास्टिक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। के प्लास्टिक्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले कि थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, दीज प्लास्टिक्स बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड व्हेन कूल्ड। तो ये प्लास्टिक्स क्या होते हैं, मतलब नरम हो जाते हैं जब आप इनको गर्म करते हो, एंड ये सख्त हो जाते हैं जब आप इनको कूल करते हो, जब आप इनको ठंडा करते हो। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन आंसर्स में आगे आएगा, ठीक है। सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में दूसरी तरफ क्या होता है कि इन प्लास्टिक्स को सॉफ्ट या फिर कि इन प्लास्टिक्स को सॉफ्ट नहीं किया जा सकता हीटिंग करने पर भी, कि ये जो प्लास्टिक्स हैं ये हीटिंग करने पर, ये गर्म करने पर नरम नहीं होते हैं। देन अवर सेकंड पॉइंट इज कि दे आर कॉल्ड थर्मोप्लास्ट एंड कैन बी रीमोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स अगेन एंड अगेन ऑन हीटिंग, कि इनको हम लोग थर्मोप्लास्ट भी बोलते हैं, एंड इनको हम किसी भी शेप में किसी भी फॉर्म में रीमोल्ड करते जा सकते हैं हीटिंग करने पर, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं थर्मोसेट्स के बारे में। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मोसेट्स, के थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को थर्मोसेट्स भी बोला जा सकता है, एंड इनको हीट करने पर भी इनको रीमोल्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो वर थर्ड पॉइंट इज दैट द पॉलीमर चेन्स आर लिंक्ड लीनियरली, कि इसमें क्या होता है, जो पॉलीमर की चेन्स होती है वो लीनियरली लिंक्ड होती है। हमने लीनियर पॉलीमराइजेशन का डायग्राम देखा था ना, तो इसमें लीनियरली जो है पॉलीमर्स लिंक्ड होते हैं, किसमें, थर्मोप्लास्टिक्स में। देन दे मेनली लाई साइड बाय साइड एंड आर नॉट स्ट्रांगली लिंक्ड टू ईच अदर, दिस मेक्स देम सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेबल। कि इसमें क्या होता है, इनकी जैसे हमने पढ़ा कि पॉलीमर चेन लीनियरली लिंक्ड होती है, इसलिए आपस में मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं एंड थोड़े से स्ट्रेचेबल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द पॉलीमर चेन्स आर क्रॉस लिंक। तो इसमें थर्मोसेट्स में या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या होता है, जो पॉलीमर चेन्स होती हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ठीक है। हमने क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन के भी बारे में भी पढ़ा था, ऐसे करके पॉलीमर्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉलीमर्स क्रॉस लिंक्ड होते हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन द चेन्स, ठीक है। एंड इनका जो बॉन्ड होता है चेन्स में या फिर पॉलीमर चेन्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दिस मेक्स इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द चेन्स टू स्लाइड पास ईच अदर। दीज प्लास्टिक्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, इसीलिए ये जो प्लास्टिक्स होते हैं वो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, बिकॉज इनका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इनके पॉलीमर्स का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देन थर्मोप्लास्टिक्स का क्या क्या एग्जाम्पल हो गया, थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जाम्पल हो गया पॉलीथीन, पीवीसी हो गया, ठीक है। पीवीसी का ये फुल फॉर्म याद रखना है, ये आपको ब्लैंक्स में या फिर आगे बुक वर्क में या फिर आपकी बैक एक्सरसाइज में आएगा। इसका फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जीके क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेट्स आर बेकलाइट एंड मेलामाइन, ठीक है। थर्मोसेट्स के कौन कौन से एग्जांपल हो गए, बेकलाइट एंड मेलामाइन। सो प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, एंड इनकी जो वर्सेटैलिटी है अलाउज देम टू बी यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम पार्ट्स ऑफ टॉयज टू स्पेशल। वर्सेटैलिटी की इनका मतलब आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। इनको किसी भी शेप में आप मोल्ड कर सकते हो, इनको किसी भी फॉर्म में आप मोल्ड कर सकते हो। इसलिए जो इनकी वर्सेटैलिटी है यह इनको हर किसी चीज़ में यूज़ होने की क्षमता देती है, ठीक है। इसको टॉयज़ में यूज़ किया जाता है, स्पेसशिप्स तक में प्लास्टिक्स को यूज़ किया जाता है। देन सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल से लेकर रेफ्रिजरेटर्स तक में भी प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है, एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर इंसुलेशन पर्पजेज एंड वेरियन इलेक्ट्रिक केबल्स, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिकल केबल्स होते हैं उनमें इंसुलेशन पर्पजेज के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। देन अभी हाँ, हमने इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था ना। इंसुलेटर्स कौन से होते हैं या फिर इंसुलेशन क्या होता है, जो बिजली को पावर को पास करने ना दे, ठीक है। सो प्लास्टिक्स मेक आवर लाइफ ईजी एंड
बेटर। प्लास्टिक्स हमारी लाइफ को ईजी बना देते हैं एंड बेटर बना देते हैं। सॉरी, इंसुलेशन में क्या होता है, हाँ, बिजली ही पास नहीं कर पाती है, ठीक है, इंसुलेटर्स के बीच में से। सो प्लास्टिक्स मेक आवर लाइफ ईजी एंड बेटर, कि प्लास्टिक्स हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना देते हैं एंड बेटर बना देते हैं। एंड हाउ डिड प्लास्टिक्स बिकम द मटीरियल ऑफ चॉइस फॉर सो मेनी वेरिड एप्लीकेशंस, कि प्लास्टिक्स मतलब हर किसी चीज़ में ऐसे कैसे यूज़ होने लगे, ठीक है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज़ दे पोजेस। तो ये सब किसकी बदौलत हुआ, जो उनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, उसकी बदौलत इनको हर किसी चीज़ में यूज़ किया जाता है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ plastics depend upon the components or monomers of the polymer chain and the way in which the smaller units or monomers are joined together। तो properties plastics की किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, कि components उसके या फिर monomers उसके कैसे joined हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनका नेचर क्या है, वो कैसे जॉइंट है एक दूसरे से, ठीक है। सो वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट दे आर नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक्स रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर एंड एयर के साथ। दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, एंड ना ही वो केमिकल्स के साथ ईजिली रिएक्ट करते हैं। एंड थस दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। ऑल्सो प्लास्टिक्स डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि वो केमिकल से भी हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, तो ये काफ़ी सारे केमिकल्स को स्टोर करने में यूज़ किया जाता है। एंड जो प्लास्टिक्स है इनमें क्या बोलते हैं हम उसको, रस्ट नहीं लगता है, ठीक है, इजीली रस्ट नहीं लगता है। देन हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है कि लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, कि प्लास्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, ठीक है, वेट में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होते हैं एंड किसी भी शेप में मोल्ड किए जा सकते हैं, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में फॉर्म किए जा सकते हैं। देन प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, ठीक है, प्लास्टिक्स जो होते हैं वो सस्ते होते हैं मेटल से एंड दे आर वाइडली यूज टू मेक हाउस होल्ड आर्टिकल्स, एंड वो घर की चीज़ें बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। सो पुअर कंडक्टर अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ पुअर कंडक्टर। सो प्लास्टिक्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दोनों हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। देयर फॉर प्लास्टिक्स आर यूज फॉर इंसुलेशन फ्रॉम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए प्लास्टिक्स को क्या किया जाता है, किसमें यूज़ किया जाता है, जो भी वायर्स वगैरह, केबल्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी बिजली का काम होता है, ठीक है, उसमें इंसुलेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड यू मस्ट हैव नोटिस दैट इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग, के इलेक्ट्रिकल वायर्स की प्लास्टिक कवरिंग होती है, ठीक है, तो इसलिए वो इंसुलेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड एक और चीज़ आपने देखी होगी कि जो हैंडल्स होते हैं स्क्रू ड्राइवर्स के एंड फ्राइंग पैंस के, वो भी प्लास्टिक से बने होती है ताकि जो हीट है वो कंडक्ट ना हो, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज़ फ्लेमेबल। सो प्लास्टिक्स बीइंग ऑर्गेनिक इन नेचर आर हाईली फ्लेमेबल। तो प्लास्टिक्स ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में एंड इसलिए वो हाईली फ्लेमेबल होते हैं, वो फायर को इजीली कैच कर सकते हैं। तो ये पिघल जाते हैं एंड बर्न इजीली व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद फायर। ये पिघल जाते हैं बहुत ही इजीली बर्न कर जाते हैं जब ये फायर के कांटेक्ट में आते हैं, जब ये आग के कांटेक्ट में आते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन मेल्ट्स एज सून एज इट कम्स इन कांटेक्ट विद फायर, ठीक है, तो पॉलीथीन मेल्ट हो जाता है। आपने कभी पॉलीथीन के अगर जलाए होंगे या फिर जलते हुए देखे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाते हैं, जब जैसे ही आप उसको कांटेक्ट में लेके आओगे फायर, तभी वो फायर कैच कर लेता है। सो हाउएवर पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पीवीसी इज़ अ सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग प्लास्टिक, ठीक है, बट पीवीसी सेल्फ एक्सटिंग्विश मतलब उसमें मतलब इतनी जल्दी आग नहीं लगती है, ठीक है। यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स, तो अभी हम लोग प्लास्टिक्स के यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ठीक है, प्लास्टिक्स का मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। एंड सम ऑफ द एप्लीकेशंस इंक्लूड पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, स्प्रिंग्स एंड टू मेक सर्जिकल ग्लव्स, ठीक है। प्लास्टिक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है, इनको पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है, जो भी गोलियाँ वगैरह होती हैं या फिर दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनकी पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है। देन जो थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, जो भी स्टिचेस वगैरह लगते हैं उनमें जो थ्रेड्स लगते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। देन स्प्रिंग्स जो लगते हैं एंड सर्जिकल ग्लव्स बनाने में भी प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं। देन जो स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज फॉर कुकिंग फूड इन माइक्रोवेव ओवंस, ठीक है, तो अभी माइक्रोवेव ओवंस में कुक करने के लिए स्पेशल काइंड ऑफ क्या आते हैं, प्लास्टिक के कुकवेयर आते हैं, प्लास्टिक के यूटेंसिल्स आते हैं, ठीक है। Then the next one is that Teflon is a plastic on which oil and water does not stick. It is used for non-stick coating on cookwares. ये आपको शायद जीके क्वेश्चन में आएगा कि which
plastic, or you can say कि which material is used for non-stick coating on cookware. तो इसका आंसर आप लगाओगे टेफ्लॉन. तो the next one is that PET is used to make bottles for packing mineral water and medicines. के जो PET है वो किस में यूज़ होता है, जो भी बॉटल्स वगैरह बनती है या फिर मिनरल वाटर की पैकेजिंग वगैरह होती है उसमें यूज़ होता है. देन द नेक्स्ट वन इज़ दैट पॉलीस्ट्रीन इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. के पॉलीस्ट्रीन को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने में यूज़ किया जाता है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट PVC इज़ एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग प्लम्बिंग पाइप्स. क्या PVC को प्लम्बिंग पाइप्स बनाने में यूज़ किया जाता है. देन कंसीलिंग इलेक्ट्रिकल लाइनिंग, ठीक है, फ्लोरिंग, अपहोल्स्ट्री एंड फर्नीचर में यूज़ किया जाता है. देन जो बेकलाइट है अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स. ठीक है, अभी बेकलाइट भी एक प्लास्टिक है जिसको इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में यूज़ किया जाता है, जिसको इलेक्ट्रिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. देन हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. सो हम लोग मतलब यूजुअली हमें अगर आप किसी शॉप वगैरह में जाओगे तो आपको शॉपकीपर ज़्यादातर प्लास्टिक बैग में मतलब रैप करके देता है आइटम्स, है ना. सो दिस इज़ द मेन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट गेट्स एक्यूमुलेटेड अराउंड अवर सराउंडिंग्स. तो यही रीज़न है. हम लोग आप मतलब कहीं भी देख लो, ठीक है, कोई भी आप ऐसा एक तरफ देखोगे या फिर रिवर साइड के पास वगैरह, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स दिखेंगे, ऐसे ही फेंके होते हैं. ठीक है, तो यही मेन रीज़न है कि शॉपकीपर ज़्यादा प्लास्टिक बैग्स को प्रेफर करते हैं और हम भी ज़्यादा प्लास्टिक बैग्स को प्रेफर करते हैं. इसीलिए जो प्लास्टिक वेस्ट है वो हमारे सराउंडिंग्स में फैल जाता है. देन जो डिस्पोजल है प्लास्टिक वेस्ट का वो एक मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल है. अभी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल क्या होता है, चलो पहले बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ते हैं. तो अ मटीरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, कि ऐसा कोई मटीरियल जो नेचुरल प्रोसेसेस जैसे जैसे चलते जाते हैं वो वैसे ही डिकम्पोज होता जाएगा. ठीक है, मतलब नेचर को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा एंड नेचर ऐसे ही मतलब अपना साइकिल चलाता जाएगा. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स. बट नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स क्या होते हैं, वो मटीरियल होता है जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होता है. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल. तो इसीलिए जो प्लास्टिक वेस्ट है वो हार्म पहुंचा रहा है हमारे नेचर को क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल है. सो हैव यू सीन ए गार्बेज डंप वेयर स्ट्रे एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज. तो आपने मतलब एक बार तो ये सीन ज़रूर देखा होगा जहाँ पे मतलब आपके जो भी गाँव या फिर शहर के स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो गलियों वगैरह में फिरते होते हैं, तो वो मतलब प्लास्टिक बैग्स तक खा लेते हैं. एंड कई बार क्या होता है जब ये खा रहे होते हैं फोर्थ इन गार्बेज, तो कई बार क्या करते हैं प्लास्टिक बैग्स भी निकल जाते हैं. ठीक है, पॉलीथीन बैग्स या फिर रैपर्स भी निकल जाते हैं फूड के. एंड ये जो प्लास्टिक मटीरियल है ये चोक कर देता है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को. रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम होता है, ठीक है, लंग्स वगैरह हो गए, तो उसको चोक कर देता है. एंड ये क्या हो जाता है, कई बार एनिमल्स की डेथ तक हो जाती है. ठीक है, सो द पॉली बैग्स थ्रोन इन द ड्रेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉजिंग द ड्रेन्स एंड स्पेशली ड्यूरिंग हैवी रेन्स. ठीक है, जो पॉली बैग्स या फिर पॉलीथीन्स आपने देखा होगा कि नालियों में भी कई लोग फेंक देते हैं. तो उससे क्या होता है, कई बार क्या होता है मतलब क्लॉगिंग हो जाती है, मतलब और यू कैन से कि क्या बोलते हैं हम उसको, कि पानी मतलब एक जगह सारा इकट्ठा हो जाता है. ठीक है, तो ये भी किसकी क्या बोल सकते हो आप कि ये भी किसकी वजह से हुआ है, प्लास्टिक्स की वजह से हुआ है. देन अपार्ट फ्रॉम डिस्पोजल द मेकिंग ऑफ प्लास्टिक जनरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल पोल्यूटेंट्स विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट. कि चलो डिस्पोजल की बात छोड़ो, अगर आप प्लास्टिक्स को मतलब मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो, जब भी प्लास्टिक की जनरेशन हो रही है तो बहुत ज़्यादा केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, एयर में भी एंड रिवर में भी रिलीज़ किए जाते हैं बिकॉज वो फैक्ट्रीज़ में ही बनते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे इन्वायरमेंट को. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, हम लोग अभी वो पढ़ते हैं. सो अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज मच एज पॉसिबल, कि हमें प्लास्टिक्स के यूज़ को अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, हमें प्लास्टिक्स बैग कम यूज़ करने चाहिए, हमें प्लास्टिक्स को कम यूज़ करना चाहिए. देन कैरी कॉटन और जूट बैग्स फॉर शॉपिंग. ठीक है, कैरी कॉटन बैग्स को या फिर जूट बैग्स को हमें शॉपिंग के लिए यूज़ करना चाहिए. सो द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली. अभी ये जो बायोडिग्रेडेबल है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है, दोनों को अलग अलग डस्टबिन में फेंका जाना चाहिए एंड दोनों को अलग अलग वेज में
डिस्पोज किया जाना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के डिकम्पोजिंग मेथड से डिकम्पोज नहीं हो सकते, ठीक है, वो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं हो सकते. सो ऑब्वियसली वी हैव टू decompose non-biodegradable materials separately. So our next point is that recycle and reuse the plastic to minimize the plastic waste. That we should रिसाइकिल करना चाहिए, हमें रीयूज़ करना चाहिए प्लास्टिक्स को, ताकि प्लास्टिक वेस्ट को कम किया जा सके. देन हमें 5R प्रिंसिपल को हमेशा फॉलो करना चाहिए, जो है रिड्यूस, रीयूज़, रिफ्यूज़, रिसाइकल एंड रिकवर. तो ऑब्वियसली आपको इन सब के मतलब तो पता ही होंगे. सो दिस वाज आवर चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. रेगुलर अपलोड्स आर कमिंग ऑन आवर वे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल. आई मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन. बाय बाय.